कई लोग बोलते हैं सर 3-4 सब्जेक्ट होने के बाद ना पहला सब्जेक्ट हम भूल जा रहे हैं। हमेशा अपने पढ़ाई का स्टार्ट हमेशा रिवीजन से कीजिए दोस्तों। करंट सब्जेक्ट पहले पेज से पढ़ना है हमेशा। ऐसा करने से लास्ट पेज तक आते आते पूरी कॉपी आपको इतनी बार, कोई ये कह नहीं सकता कि सर मैंने सॉइल रिवाइज नहीं किया। भाई तुमने सॉइल अगर 10 दिन चलाया तो तुमने 9 बार तो 10 दिन में ही रिवाइज कर लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। सर्दी का भी मजा आ रहा होगा। कैसे हैं? एनीवेज, आज हम बात करने आए हैं बीटीएससी जेई के बारे में, जो कि एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ द पोस्ट आया है बिहार की तरफ से फॉर द जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट। लास्ट वीडियो में जब हम लोग मिले थे तब मैंने आपसे कहा था कि देखो यार 2026 शुरू हो गया, इसका एक रिजोल्यूशन ले लीजिए, क्योंकि साल दर साल बीतते जाएंगे, हम बस सोचते ही रह जाएंगे, हम किसी भी एक एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाएंगे तो फिर कभी भी लैंड नहीं कर पाएंगे एक जगह पे। मैं हमेशा आपको ये चीज़ क्लास में भी बोलता हूँ, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम फोकस कर लीजिए, जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं। हाँ, एक जेई का जो पूरा सेगमेंट होता है वो सारे एक जैसे होते हैं, एई का जो सेगमेंट है वो सारे एक जैसे। हाँ, नॉन टेक पार्ट को छोड़ के डेफिनेटली। तो एक बार थोड़ा सा बीटीएससी जेई का जो है जानकारी लेते हैं। प्रिपरेशन स्टडी लिखा सबसे पहले, लेकिन इसके बारे में सबसे बाद में बात करूंगा, क्योंकि वो सबसे मेन है इस पूरे वीडियो का जो पर्पस है वही है। बाकी एक बार मैं आपको ओवरऑल बता दूं तो अप्रॉक्सीमेटली 2653 वैकेंसी है केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग में। इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी फॉर जेई एग्जामिनेशन। एंड इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि केवल और केवल बिहार के लोगों के लिए नहीं है, बाकी दूसरे भी लोग, मतलब जो दूसरे स्टेट के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बिहार के लोगों का पर्टिकुलर रिजर्वेशन भी है इसके अंदर। मैकेनिकल में 70, इलेक्ट्रिकल में 86 वैकेंसीज है, ये सब बात आपको पता है। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट में है। आप देख रहे हैं कितने सारे डिपार्टमेंट ने मिला के पोस्टिंग निकाली है। जैसे हाउसिंग डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स है, रूरल वर्क है, रोड कंस्ट्रक्शन है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, माइनर वाटर रिसोर्स है, एनिमल एंड फिशरीज है। सभी में मिला के टोटल आपको 2653 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। बिकॉज इवन इफ इट इज हैविंग अ जेई पोस्ट, इसमें आपको जो आपका पे ग्रेड है वो आपका जो स्केल है वो 4600 वाली स्केल है। इट मींस आप अप्रॉक्सीमेटली 60 प्लस सैलरी में आप डेफिनेटली जाएंगे। अगर आप इन हैंड सैलरी की बात करें, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है 60 प्लस, मतलब यही 68 के आसपास हो गया। ये पूरा मेरे पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है, मैं जो मेन पार्ट ऑफ डिस्कशन करेंगे, जो प्रिपरेशन स्टडी होगी, मेन वहां पे लैंड करेंगे। लेकिन एक बार पहले बात कर लेते हैं कि इसमें हम किसके लिए काम कर रहे हैं। तो बीटीएससी जेई के लिए काम कर रहे हैं। क्या क्या पर्क्स है, तो मतलब एंड ऑफ द डे सबको पता है कि एंड ऑफ द डे हमें पैसों के लिए काम करना है, पैसा तो कमाना ही है। तो कितना पैसा आप इससे कमाएंगे, तो स्टार्टिंग ही आपकी 70 अप्रॉक्स से हो रही है, 65 प्लस से आप कह सकते हैं कि आपकी स्टार्टिंग हो रही है। इट्स वेरी वेरी गुड अमाउंट। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो है डिप्लोमा या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, या तो डिप्लोमा या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। सबसे एक अच्छी बात यह है कि इसमें अलग से कोई आपको सिलेबस नहीं दिया है। जो एआईसीटीए का स्टैंडर्ड सिलेबस है बिहार का, उस मतलब बिहार में जो चल रहा है उसी के हिसाब से आपका पेपर बनेगा डिप्लोमा लेवल पे। फिर इसमें दिया है कि 40% सीट्स आर रिजर्व फॉर बिहार कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ बिहार एंड रिमेनिंग 60% ऑफ ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स कैन बी अप्लाइड। ये मैंने बिल्कुल आपको क्रिस्प पॉइंट निकाल के दिए हैं। अब आता है अपने मेन काम की चीज। यहां है अपने मेन काम की चीज। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, और 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं, और नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 नंबर। यहां है सारा का सारा गेम, और यही अपना पार्ट ऑफ डिस्कशन। 100 क्वेश्चन जो आएंगे और उसके लिए अगर आपको 120 मिनट्स मिल रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब हमारे पास यह है कि टाइम ज्यादा है, क्वेश्चन कम है, लेकिन लिखा है डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन। इसका मतलब आपके पास एक्चुअली टाइम बहुत ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों जो देखो यार, जो एसएससी जेई का एग्जाम होता है, एसएससी जेई का एग्जाम में भी डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन रहती है कि आप डिप्लोमा या इक्विवेलेंट डिग्री में कोई है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आप सभी लोग उसका एग्जाम भी देते हैं। तो आप देखते हैं कि उसमें तो आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करवाते हैं, जिसमें जीएस भी है, जिसमें आपका ये नॉन टेक में जीएस भी है, एप्टीट्यूड भी है, फिर जाके आपके 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं। यहां टोटल मिला के ही 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो टाइमिंग है वो पूरा का पूरा 120 मिनट दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि लेवल एसएससी जेई का है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने लिख दिया जूनियर इंजीनियर, तो आप इस और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को आप टारगेट भी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चन तो दे ही नहीं सकते कि मैं आपको कहूं कि ईएस की बुक से प्रैक्टिस कीजिए, कि मैं आपको कहूं कि गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन टाइम आपको 120 मिल रहा है। इसका मतलब बहुत इत्मीनान से पूरे पेपर को 2 बार चेक करके भी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? देखो, जेई के सेगमेंट में हमारे पास अभी भी एसएससी जेई होता है, हमारे पास में आरआरबी जेई होता है, और हमने इनके क्वेश्चंस के लेवल देखे हैं। आप किसी भी जेई का एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए। लेकिन हां, यहां पे कैच है,
और वो कैच ये है दोस्तों, या फिर आप कह सकते हो कि एक यहां पे मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, जैसे 2 साल पहले ना राजस्थान में भी एक ऐसा ही पेपर हुआ था जेई का, और वहां पे भी ऐसा ही था कि 80 क्वेश्चन टेक्निकल थे और टाइम आपके पास उससे ज्यादा था। जब उसका जेई का पेपर आया तो देखो उन्होंने लेवल तो जेई का बना के रखा, लेकिन उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। अब क्या फर्क पड़ता है लेवल और पैटर्न में? बात यह है दोस्तों कि अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कितना होता है और 4 ऑप्शन दे दूं, तो ये जेई लेवल का क्वेश्चन हो गया, आपने सीधा 30 मिनट्स के आगे बढ़ गए। अब मैंने फिर से जेई लेवल का क्वेश्चन बनाया, लेकिन इस बार मैंने 3 स्टेटमेंट दे दी, उसमें से आपको 2 करेक्ट बताने, 1 2 या ट्रू थी। अब मैंने 3 स्टेटमेंट आपको उसी इनिशियल सेटिंग टाइम के टेस्ट से रिलेटेड बता दिए। इसमें अप्रेंटिस कौन सा यूज होता है, मैंने बता दिया विकेट अप्रेंटिस यूज होता है। इसमें जो है स्क्वायर निडल 1 mm की यूज होती है, और जो कंसिस्टेंसी यूज करते हैं वो 0.78p करते हैं। अब बताइए कौन से स्टेटमेंट सही गलत है। तो अब ये तीनों क्वेश्चन आपको एसएससी जेई में अलग अलग पे मिलेंगे, कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अलग मिल गया, 2 अलग मिल गया, 3 अलग मिल गया। इसीलिए वहां पे कम समय में आपसे ज्यादा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और यहां ज्यादा समय दिया, लेवल वही रखा, लेकिन पैटर्न चेंज, इसको कहते हैं पैटर्न चेंज। तो आपने बोला सर 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला आपने गलत बोला। तो समय लगाना आपको। कोई मैंने आपको इनिशियल सेटिंग टाइम का कोई बहुत ही यूनिक चीज हाइड्रेशन से रिलेटेड तो नहीं पूछ लिया आपसे, या कुछ ऐसा यूनिकनेस तो उसमें से मैंने नहीं पूछ लिया जो हम लोग जनरली ईएससी के क्लासेस में डिस्कस करते। तो यहां बस ये आपको पैटर्न चेंज मिलेगा। इट डज नॉट मीन कि आपको सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले मिलेंगे। इट मीन कि यू हैव टू बी प्रैक्टिस्ड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल। यू कैन एक्सपेक्ट 30 to 40% क्वेश्चन इन दैट सेंस ऑल्सो। क्योंकि आज समय ज्यादा में अगर कम क्वेश्चन कराना है तो आपसे खेल कहां पे करेंगे, तो यही कर सकते हैं। या 2-3 क्वेश्चन ऐसा दे देंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, जो हम कभी भी कन्वेंशनल स्टडीज में नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल ही मतलब एकदम ही कोई अलग ही दुनिया से क्वेश्चन ला दिए, तो वहीं पे बस वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सिलेबस क्या दिया है, तो क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन लेटेस्ट करिकुलम ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो आपके बिहार में या एआईसीटी की तरफ से जो भी अप्रूव्ड है। The section is designed to access the candidate's understanding and application of core concepts for the given diploma program. पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, क्योंकि जो डिप्लोमा प्रोग्राम में है वो हिंदी में भी कई बार पढ़ते हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपका काउंटेड होगा 12 दिसंबर के आसपास तक, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस को अलग से वेटेज दी गई है। 12 दिसंबर के बाद का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपका मतलब का नहीं है, ओनली अप टू हियर। और इनफैक्ट contractual employee worked as junior engineer JE or equivalent in the Bihar state government in any department will receive 5 marks per year। तो अगर आप 3 साल से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी, तो आपके लिए पहले से 15 नंबर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं वहां पे। तो ये एक अलग टाइप का रिजर्वेशन है, अप टू मैक्सिमम 25 मार्क्स। इट डज नॉट मीन कि आप 10 साल से हैं तो आपको 50 नंबर मिल गए। आप मैक्सिमम आप 25 मार्क्स ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एक्सपीरियंस का वेटेज उसके अलावा क्या है, तो जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब है, उनके बारे में आपको बता दिया। जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है उनको तो पेपर सॉल्व करना है, और जो लोग एक्सपीरियंस हैं उनके लिए 75% तो वेटेज हो गया जो आपने सीबीटी से पाया वो, और 25% वेटेज हो जाएगा जो आप एक्सपीरियंस से लेके आएंगे वो। ठीक है, उसके बाद 40% सीट मैंने आपको बता दिया बिहार के लिए है। तो यहां पे आके अपनी बेसिक जानकारी वाली पीपीटी तो खत्म होती है, काम की पीपीटी अब शुरू होती है कि यार हम प्रिपरेशन कैसे करें सर इसकी। आपने बोल तो दिया, लेकिन वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कहां से लाएं, किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपसे बस इतना सा कहना चाहूंगा, आप किसी भी चीज को बहुत थॉरोली पढ़िए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि अब आपको एकदम वन वर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, ये जरूर है कि 70 से 80% क्वेश्चन आपको वो वन वर्ड टाइप का आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ी सी भी अपनी प्रैक्टिस ना चेंज करें। अपना पढ़ाई का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जेई की कितनी भी किताबें ले लोगे, अगर मैं आपको कहूं कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिस बुक कौन सी है, तो मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि एसएससी जेई की जो पीवाईक्यू बुक आती है, एसएससी जेई की जो पीवाईक्यू बुक आती है वो सबसे बेस्ट इसके लिए रहेगा। या फिर आपको इसी का कोई पीवाईक्यू मिल जाए, बिहार का ही लोकल पीवाईक्यू मिल जाए। अदरवाइज दिस एसएससी जेई पीवाईक्यू इज ऑल अवेलेबल, जिसमें आपको इसका पूरा बेस मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि टाइम ज्यादा है तो क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा, हमें क्वेश्चन को क्लब करके सीखना पड़ेगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें तो केवल और केवल क्वेश्चन इस बात पे प्रैक्टिस ना करें कि यार इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 30 मिनट्स है, आप उसके आगे पीछे की 3-4 चीजें जरूर पढ़ लें और उसकी एक लिस्टिंग करें। हमेशा एक लिस्टिंग बनाएं। आप इसको देखो ऐसा लिखिए, जैसे आपने लिखा आईएसटी फॉर ओपीसी, तो मैं लिख दूंगा इसके 4 चीजें लिख दूंगा इसके साथ ही। 30 मिनट्स में मेरा आंसर आ गया। अब मैं लिख दूंगा इसके लिए यहां पे ऐसे कि यार इसके लिए विकेट अपरेटस यूज करते हैं, इसके लिए 0.85p की कंसिस्टेंसी लेते हैं, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ याद आता है कि हम स्क्वायर निडल यूज करते हैं। अब आपने नोट्स में ऐसा कर लिया, मान लो क्वेश्चन नंबर 7
7 था आपकी प्रैक्टिस बुक का, जिससे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने एक चीज ये पढ़ी, इसके साथ में 4 चीजें कर ली। इससे क्या हुआ, इमीडिएट आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, चारों चीजें रिवाइज हो गई। और कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया तो इस तरह का आ जाएगा। आप कोई भी, मतलब मैंने तो एक अपने सब्जेक्ट का एग्जांपल लिया, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, सॉइल के लिए, सर्वे के लिए। आप एक सिंगल क्वेश्चन करते हो, उसके चारों तरफ की अगर चीजें आपने एक साथ लिख ली तो एक तो चीज वो याद हो जाती है, हरदम कंटेस्ट रहती है, और दूसरी सबसे मेन बात, आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, वैसे मैं आपसे यह भी बोलने आया हूं कि आपको मेडिजी की तरफ से क्या हेल्प चाहिए इस बैच के रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो हम उसके लिए कुछ सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि हम आप लोगों की किस तरह से मदद कर सकते हैं। कि आपको पूरा बैच चाहिए, रिकॉर्डेड सेशन में चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू वांट, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, वी विल थिंक अबाउट दैट। उसके बाद मैं आपसे कहूंगा, देखो यार, जब रिविजन स्ट्रेटेजी की बात आती है कि सर रिवीजन कैसे करें, हमने पढ़ रखा है लेकिन अब इसके लिए एक्यूमुलेट कैसे करें और इस तरह से कैसे याद करें कि चीजें सब कुछ हरदम हमें याद रहे। क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर 3-4 सब्जेक्ट होने के बाद ना पहला सब्जेक्ट हम भूल जा रहे हैं। आप हमेशा क्या कीजिए, हमेशा अपने पढ़ाई का स्टार्ट हमेशा रिवीजन से कीजिए दोस्तों। पढ़ाई की स्टार्टिंग ही आप अगर रिवीजन से करेंगे ना तो आएगा आपको मजा। नाउ व्हाट डज इट मीन, जैसे मैं मान लीजिए कि आपकी क्लास चल रही है 9 बजे से लेकर सुबह 1 बजे तक, मतलब 9 से 1 2 फिर 1 बजे तक, 4 घंटे आपकी क्लास चली। अब मेरे को पढ़ना है, मेरा पहला काम क्या होगा, मेरा पहला काम होगा रिवीजन करना। क्लास के नोट्स या कुछ भी, मैं पहला काम ही मेरा रिवीजन है। उसके बाद मेरी आज की पढ़ाई शुरू होगी। जैसे मान लो 3-4 सब्जेक्ट हो गए हैं, अब चौथा सब्जेक्ट चला है, लेकिन मेरा पहला काम ही क्या है, आज मैं अगर 4 घंटे भी घर पे पढ़ रहा हूं तो उसमें मैं शुरुआत का 1 से 1.5 घंटा, मतलब कि 30% ऑफ द टाइम मैं करूंगा ही रिवीजन पिछले सब्जेक्ट का या उससे पिछले सब्जेक्ट का। जब आपका होगा ही शुरुआत ही जब रिवीजन से होगी तो उससे 2 बातें होगी। एक तो कभी आप ये नहीं कहेंगे कि सर मेरा रिवीजन नहीं हो रहा, भाई कर ही तो रिवीजन रहा है। मान लो इनकेस आज आपको 4 की जगह 1.5 ही घंटे पढ़ने को मिला, किसी वजह से आज आप नहीं पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए, अपनी घर में कोई इश्यू हो गया, आपको कहीं बाहर जाना था या नहीं मन लगा, तो कम से कम रिवीजन तो हो ही गया है ना। करंट नहीं हुआ, रिवीजन तो हो ही गया है। बात समझिए आप। इससे दूसरे फायदा यह होगा कि जब आपने अभी तक केवल रिवीजन ही किया और आपका 1.5 घंटा बीत गया है और करंट अब आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि कल क्लास में अटेंटिव होना है, तो वो जो करंट की 2-4 घंटे की स्टडी वो आपकी मजबूरी आपको करवा देगी अगर आप शुरुआत ही रिवीजन से करेंगे। हम क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं करंट वाले सब्जेक्ट से कि जो भी मेरा करंट चल रहा है मैं पहले उसको पढ़ूंगा या मैं आज जो क्लास में पढ़ा है वहां से शुरू करूंगा, जो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन फिर हम उसमें इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि हम उसके क्वेश्चन करते 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 आज का पूरा दिन रात उसी में निकाल देते हैं। फिर हम पीछे वाले सब्जेक्ट आपको हेलो बोलते हुए रह जाते हैं, हम उनके हेलो का रिप्लाई तक नहीं कर पाते। इसलिए स्टार्ट विद द रिवीजन। करंट तो पढ़ना ही देगा आपको, आपकी मजबूरी, वो तो करवा ही देगा आपसे। तभी तो आप देखते हैं कभी भी हम लोग क्लास में आते हैं, टीचर जब क्लास में आता है सबसे पहले आपको बोलता है हाँ भाई कल क्या पढ़ा, चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं कल का, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमसे 24 घंटे बाद मिल रहे, तो मेरी आपकी शुरुआत नहीं होगी बात की अगर मैं आपको पिछली बातों से लिंक नहीं बैठाऊंगा। तो मैं जस्ट आके एक बार भले 5 ही मिनट करूंगा, लेकिन 5 मिनट की कल हमने ये देखा था, हमने ये देखा था, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यही तो रिवीजन है। नहीं तो क्लास में मैंने एक जगह पे एंड किया, कल आते ही नेक्स्ट टॉपिक इज दिस, अरे भाई कुछ हेलो हाय कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। आ गई होगी आपको बात समझ में। ऐसा करने से दोस्तों एक तो कभी भी आप कोई भी स्टेटमेंट, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको लगातार 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 करते रहेंगे। अब एक बात, करंट सब्जेक्ट कैसे पढ़े। देखो कोशिश कीजिए कि करंट सब्जेक्ट जब भी पढ़े, आज मैं कह रहा हूं कि मान लो 3rd क्लास है आज करंट सब्जेक्ट की, तो जब भी करंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आज 3री क्लास है तब भी मैं कॉपी हमेशा पहले पेज से पढ़ूंगा। आज 10वीं क्लास है तब भी मैं कॉपी पहले पेज से पढ़ूंगा। मैं जब भी घर पे करंट सब्जेक्ट पढ़ूंगा मैं हमेशा पहले पेज से पढ़ना चालू करूंगा। उससे फायदा क्या होता है, आप जब पहला पेज, मान लो आज आपको 4 पेज पढ़ा है तो आपने 4 पेज पढ़ लिए, कल आपको 4 पेज और पढ़ा दिए, अब आपके पास 8 पेज हो गए पढ़ने के लिए। लेकिन कल जो 4 पेज पढ़ाए थे, जितना आपने स्लोली कल पढ़ा था, आज आप उससे कम से कम 1.5 गुना फास्ट पढ़ रहे होंगे। परसों आपको फिर 4 पेज पढ़ा दिए, आपके आज 12 पेज हो गए। तो जब आप पहले पेज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो सब पता है। आप बिलीव कीजिए, जब तक आप उसके 10th क्लास तक पहुंचेंगे ना, आप पहले पेज से लेकर 9th पेज को ऐसे पढ़ेंगे जैसे कोई आंखों में से बिल्कुल ऐसे धमाधम 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 धमाधम, आपको कहीं उंगली तक रख के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चीजें रट जाएगी आपको।
याद हो जाएंगी, और तब जाके इस तरह के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। क्योंकि जब आप चारों पांचों चीजें रोज आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं, और दूसरा जब भी किसी मान लो 7 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है तो बाकी दुनिया हक्के बक्के रह जाती है। आप तो रोज ही पढ़ रहे हो। करंट सब्जेक्ट पहले पेज से पढ़ना है हमेशा। ऐसा करने से लास्ट पेज तक आते आते पूरी कॉपी आपको इतनी बार, कोई ये कह नहीं सकता कि सर मैंने सॉइल रिवाइज नहीं किया। भाई तुमने सॉइल अगर 10 दिन चलाया तो तुमने 9 बार तो 10 दिन में ही रिवाइज कर लिया। हाँ, न्यूमेरिकल आपने, भाई जब आज जो पढ़ेंगे करंट तो न्यूमेरिकल उस दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, अगले दिन आपको न्यूमेरिकल वापस करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो, लगता है कि कोई डिफिकल्ट है तो वापस कर लो, और फिर आती पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। तो इस तरह से होता है सब्जेक्ट याद, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस में होगा नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और प्रीवियस क्वेश्चन का प्रीवियस टॉपिक कैसे रिवाइज होंगे वो उसका मैंने आपको टेक्निक बताया। अगर आप क्लास के बाद अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं तो 4 घंटे में से मैं 20 से 30% टाइम, मतलब 1.5 घंटा तो मैं पुराना सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तब मेरी पढ़ाई स्टार्ट होगी। अब मेरा करंट सब्जेक्ट है, 2.5 घंटे मेरे पास टाइम है, 4 घंटे की मेरी क्लास हुई थी, तो 4 घंटे को 2.5 घंटे में पढ़ने के लिए पहले पेज से कॉपी पढ़ना शुरू करूंगा। और मैं मान रहा हूं कि आज 10वां दिन है तो बहुत सारे पेजेस लिखवा दिए हैं, बट बिलीव मी आपको शुरुआत के इतने सारे पेज पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा। आपको लग रहा होगा कि सर 10 दिन में तो हमारे कम से कम 100 पेज भर जाते हैं, तो क्या 100 पेज पढ़ूं मैं पहले, तो उसमें तो पूरा 2.5 घंटा चला जाएगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको एक्चुअल टाइम उन्हीं नए 10 पेज को पढ़ने में लगेगा जो आज पढ़ा है। बाकी सबको तो बस आप ऐसे, हाँ ये कर रहा है, ये इसमें था, इसमें ऐसे था, इसमें ऐसे था, यस इट इज देयर, इट इज, यस हो गया। यू विल जस्ट डू इट वंस। किसी एक सब्जेक्ट के लिए ट्राई करके देख लो, फिर मुझे बोलना। सब्जेक्ट आपको मुख जबानी याद हो जाएगा, वो पेजेस की इमेजेस आपके दिमाग में चिपक जाएंगी। आइए आपको बात समझ में। हाँ, कभी मान लो 2 सब्जेक्ट की एक साथ क्लास लग जाती है, ज्यादा बर्डन होता है, तो हम किसी एक चीज को स्किप कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल चीज है। और ये जो मैंने आपको बताया, इट्स नॉट ओनली अबाउट बीटीएससी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम में जहां पैटर्न चेंज हो रहा है वहां हम अपनी तैयारी की स्ट्रेटेजी कैसे चेंज करें, तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको हमसे क्या मदद चाहिए आप जरूर बताइए। अगर आपको कोर्स चाहिए, अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए, जो भी आपको चाहिएगा, हम उसमें जरूर उसमें कुछ नया इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे। इतनी बड़ी वैकेंसी 2600 बहुत सालों में एक बार आते हैं, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। करना है मतलब आप सोच लीजिए कि यार आपको देखो कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट है ही नहीं, चांस ही नहीं है कि कोई शॉर्टकट तरीका है कि यार कैसे निकाले, कुछ 10 साल की पीवाईक्यू कर लेंगे हो जाएगा। आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, कन्वेंशनल मेथड से पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ोगे तब वो 10 साल की पीवाईक्यू समझ में आएंगे। आइए आपको बात समझ में, क्योंकि चीजें आपको रिटेन होनी चाहिए, रटना नहीं है। आप इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और एक बार जब सोच लेंगे कि हाँ बीटीएससी जेईई निकालना है, तो उसके पीछे लगे रहेंगे, कुछ भी हो जाए, जो येन केन प्रकार है उसके लिए लगेगा, सब करना पड़ेगा। समझ में आ गई होगी आपको बात। थक रहे हैं तब भी करना है, आंखें जल रही है तब भी पढ़ना है, कमर दुख रही है तब भी पढ़ना है, बुरा लग रहा है तब भी पढ़ना है, बोरियत हो रही है तब भी पढ़ना है, गंदा लग रहा है, कोई और से कंपटीशन हो रहा है, जलन मच रही है तब भी पढ़ना है। कुछ भी हो जाए, पढ़ के ही एग्जाम निकलेगा दोस्तों, पढ़ के ही एग्जाम निकलेगा। और जिनका एग्जाम नहीं निकलता है, एक बार बैकग्राउंड में जाके कोशिश कीजिएगा सोचने की, और खुद को कंपेयर कीजिएगा। जिसका सिलेक्शन हो गया आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार जो इसने किया उतना तो मैंने नहीं किया, ये आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। तो रेडी रहिए दोस्तों, बीटीएससी जेईई का बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लग जाइए उसमें। इफ वी कैन हेल्प यू, वी विल बी देयर फॉर यू, एंड इफ यू आर डूइंग बाय योरसेल्फ, डू इट एंड डू इट। Thank you so much. Take care. Bye bye. Jai Hind.